ये कहानी ताकेशी नाम के एक लड़के की है, कैसे वो एक मेज गर्ल को किस करने के बाद इस दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनता है और सबसे ताकतवर डेमन लॉर्ड को वो अपनी ताकत से कैसे हराता है। ये कहानी एक तकाशी नाम के लड़के की है जिसकी घर की लाइफ तो काफी ज्यादा बेकार थी। उसे घर के अंदर नकारा जाता था, इसलिए वो रोजाना स्कूल जाया करता था। उसका साथ देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कुरुमी भी होती थी। वो रोजाना स्कूल जाते हुए अपने डोजो के अंदर प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन वो डोजो के लिए जाता है, पर उसके बगल वाले कमरे से एक लड़की बाहर गिरती है। उसे वो बेहोशी की हालत पा के उसे अब इन्फर्मरी लेके जाता है, जहाँ पे वो लड़की उसे गले लगाते हुए रोने लग जाती है और भाई भाई चिल्लाती है। पर जैसे ही वाताकाशी उसे होश में लाता है, वो लड़की अनजान लड़की को देख के धक्का देती है, उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और अब वो एक हल्की हल्की बेहोश होने लग जाती है और उसके ऊपर गिरती है। उनकी फर्स्ट किस हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब वो लड़की उसके ऊपर फायर कर देती है। तकाशी से बताता है कि उसने तो उसकी जान बचाई थी, आखिरकार उस पर फायर क्यों कर रही है। और साथ ही में तकाशी जो होता है उस लड़की जिसका नाम म्यू है, उसके बगल से गोल्डन ऑरा बाहर निकलते हुए देखता है। वो चीज़ से वो बताता है। वो लड़की उससे पूछती क्या वो सच में एक तरह की लाइट उसके पीछे से देख पा रहा है, पर तभी उसके पीछे एक बटरफ्लाई आ जाती है जिससे वो लड़की जिसका नाम म्यू है वो उसे मार देती है। उसे बता देती है कि उसका भाई उसका पीछा कर रहा है मारने के लिए, पर तभी उसका भाई गेट खोल के आ जाता है जिसके हेयर ब्लैक होते हैं और लंबी स्वॉर्ड। जैसे ही वो उसे देखती है वो भागने की कोशिश करने लग जाती है, पर उसके साथ ही उनके भागने के रास्ते बंद कर देते हैं और सबसे बड़ा आदमी जिसका नाम ओयो गामी है वो अपनी बड़ी स्वॉर्ड के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। तकाशी उस लड़की को बचाने के लिए उसके हर एक अटैक को रोकने लग जाता है, पर वो लड़का जिसके पास बड़ी स्वॉर्ड है वो उसकी स्वॉर्ड को बड़े ही आराम से काट देती है, क्योंकि वो लकड़ी की होती है। उसकी स्वॉर्ड कट चुकी थी, पर उसके बावजूद भी तकाशी के पास एक इस तरह की पावर आ चुकी थी जिससे कि वो आने वाले टाइम में अटैक देख सकता था। इसकी मदद से वो उस लड़के को डिफेंड कर पाता है और कन्फ्रंट करता है, और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से पीछे की तरफ गिर जाती है और वो स्वॉर्ड जाके खिड़की पे लगती है, जिसकी मदद से वो भाग के वहाँ से निकल आते हैं। अब एक दीवार के पीछे म्यू उसे सारी चीज़ें बताती है कि वो मैजिशियंस हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है जो कि हर एक मैजिशियंस को मारना चाहती है और इंसानों को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो खुद को सबसे उच्च जाति के समझते हैं और बाकी सारे को निम्न, इसलिए वो उसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्क्वाड का हिस्सा उसका भाई भी है और उसका भाई उसे इसीलिए मारना चाहता है। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुरुमी को आते हुए। कुरुमी तकाशी को दूसरी लड़की के साथ देख के गुस्सा थी, पर तभी वहाँ पे ओईगामी आ जाता है जिसके साथ में म्यू का भाई नहीं होता है। पर तभी वो लोग कहते हैं कि अब हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वहीं पे एक नेड लड़का जो होता है वो म्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर कुरुमी जो होती है अपनी किताब उसके मुंह पे फेंक देती है। उसके जैसे वो थोड़ा पीछे हटता है और अपने सूटकेस को खोलता है जो कि उसके साथ में था। उसके अंदर से बड़े बड़े बक्स बाहर निकलते हैं और उसके अंदर से फायर मैजिक निकलता है जो कि बुलेट के रूप में था। वो उनके ऊपर अटैक करता है। म्यू थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, उसकी चपेट में अब तो कुरुमी भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ वो लड़का जिसने अटैक किया था उसने एक नॉर्मल ह्यूमन जिसका नाम कुरुमी उस पर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से अब उसे असहनीय दर्द होने लग जाता है एक फॉर्मेशन की मदद से जो कि उसके नीचे बन चुकी थी, और वो आखिर में उसकी मैजिक पावर छीन ली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुरुमी के पास में भी अब मैजिक पावर आ जाती है, क्योंकि वो भी मैजिक की चपेट में आ चुकी थी। ये देख के म्यू से बताती है कि अब तुम चिंता मत करो, ये भी अब एक मैजिशियन बन चुकी है। पर तभी पीछे से कायदो आ जाता है। कायदो एक लड़के का नाम है जो कि तकाशी का फ्रेंड है। वो अपनी साथ एक लड़की को लेके आया था जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो कि म्यू के ऊपर अटैक कर रही है। कायदो के पास भी अब मैजिक पावर आ चुकी थी जो कि फायर मैजिक थी और उसकी पावर डिस्ट्रक्टिव थी। म्यू से ये सारी बातें बताती हैं। तो दूसरी तरफ ओईगामी जो होता है वो अब तकाशी को दूसरी तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि वो उसे फाइट करना चाहता। तो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे तकाशी कुरुमी के स्वॉर्ड से खुद को डिफेंड कर रहा होता है और अपनी आइज़ की मदद से उसके अटैक से बच रहा होता है। वो एक चांस का इंतज़ार कर रहा था जिसकी मदद से वो इस बड़े से दिखने वाले लड़के को हरा सके, और उसमें सहायता मूव करती है। वो अपनी एक बुलेट फायर करती है जिसकी मदद से उसके सामने वाले दुश्मन 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड हो सकते थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तकाशी जो होता है उसके गले पे अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। अब म्यू जो होती है अपने इस दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए एक मिरर वर्ल्ड से दूसरी दुनिया में लेके जाती है जिसे रूइन कहा जाता है। रूइन वो दुनिया है जिसके अंदर मैजिशियंस रहते हैं। मैजिशियंस की यहाँ पे हमेशा लड़ाई चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से इस जगह का ऐसा हाल है जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। अब वो उन्हें एक ऐसी स्कूल में लेके जाती है जहाँ पे वो पढ़ाई करती है। वहाँ के प्रिंसिपल जो होती है वो 15 साल की दिखने वाली एक बच्ची लग रही थी, पर वो तो एक बुढ़ी औरत के समान है।
अब वो उनकी शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने म्यू की जान बचाई, साथ में उन्होंने मदद की उस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने में जो कि उनके ऊपर हमला करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब वो उन्हें घोस्ट ट्रेल के बारे में बताते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उसका मालिक जिसका नाम काजुमे था, काजुमे इतना ताकतवर था कि वह इस पूरी दुनिया के ह्यूमंस को ख़त्म करना चाहता था और मैजिशियंस का राज लाना चाहता था। इसके लिए अपनी सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर सबसे ताकतवर 15 मैजिशियंस ने उसका मुकाबला किया, उसे हराने में कामयाब रहे। और दूसरी तरफ अब मैजिशियंस और उन लोगों के बीच में एक ऐसी संधि हो गई जिसकी मदद से सबसे पहले मैजिशियंस के बीच में लड़ाई होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन जीतेगी उसका रोल रियल वर्ल्ड में चलेगा, उससे पहले कोई भी वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है। इसमें सहायता के लिए सबसे बड़े गॉड ने उनकी मदद की और रियल वर्ल्ड को और इनके वर्ल्ड को अलग कर दिया मिरर के द्वारा। अभी मिरर वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो दूसरी तरफ अब जो कोई भी रियल वर्ल्ड के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करेगा नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर, उसे सज़ा मिलेगी क्योंकि एक ऐसा कर्स है। अब दूसरी तरफ उनसे पूछते कि आखिरकार वो इस दुनिया में रहना चाहते हैं या दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। तकाशी इसी दुनिया में रहना चाहता था क्योंकि दूसरी दुनिया में तो उसके घर वालों ने उन्हें नकार दिया था। तो दूसरी तरफ वो उसके यहाँ पे रहने की वजह से कायदो और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कुरुमी है वो भी यहाँ पे रहने का वादा करते हैं उसके साथ में ही। इसलिए अब उनके प्रिंसिपल उन्हें 12C में डाल देती है। 12C एक नेम क्लास होती है जिसके अंदर वो म्यू को भी डालती है। म्यू पहले S रैंक क्लास की लड़की थी पर अब वो उनके साथ पढ़ा करती थी, जहाँ पे कि उनके प्रिंसिपल के जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि एंसेस्ट्रल ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो कि मैजिक को आगे लाने में सहायता करता है। जैसे कि इनके अलग अलग मैजिक हो सकते हैं और उन्हें और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। इसी प्रकार तकाशी के टूल के लिए वो उन्हें म्यू को भेज देता है उसी के साथ में। अब म्यू उसे एक ऐसी जगह पे लेके आती है जहाँ पे काफ़ी सारे आर्मरीज के वेपन रखे हुए थे। वहाँ पे वो आदमी उसके लिए अब स्वॉर्ड ढूंढने लगता है, पर तकाशी बताता है कि उसे एक बढ़िया सी कटाना के रूप में चाहिए। वो आदमी ऐसा ही करता है, वो उसे एक बहुत बढ़िया स्वॉर्ड देता है और वो स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि सबसे पहले इसे 15 ग्रेट मैजिशियंस के अंदर एक मैजिशियन ने इस्तेमाल किया था। इसके अंदर पहले से ही मैजिक इम्प्लांट है जो कि उसकी मदद कर सकता है इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने में। अब तकाशी जो होता है उसे हाथ में लेके थोड़ा हिलाने लग जाता है। वो आदमी बताता है अगर तुम इसके कंपैटिबल नहीं रहे तो ये स्वॉर्ड तो मुझे दे देना। वो उसके ऊपर अटैक करता है पर वो तकाशी जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस मैजिक की पावर को इन्हेंस करने में कामयाब हो पाता है जो कि स्वॉर्ड के अंदर थी। पर उसकी मैजिक पावर वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर खींच रही थी और वो एक स्वॉर्ड में बदल जाती है और इसी प्रकार तकाशी उसके स्वॉर्ड की गन में बदलने की वजह से बेहोश होने लगता है। अब वो आदमी उसे वो स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि ये जो कुछ बुलेट्स हैं इसके अंदर तुम जिस आदमी का भी मैजिक इसके अंदर डालोगे उसी प्रकार ये बुलेट उस मैजिक में ढल जाएंगी और इसका पावर और एक्सप्लोसिव पावर काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार वो लोग अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाते हैं जिसका नाम ट्विलाइट होता है। क्लास के अंदर हमें पता चलता है कुरुमी के द्वारा कि कायदो ने इस पूरी क्लास के अंदर आग लगा दी थी क्योंकि वो अपने मैजिक पावर को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता है। वहीं उनका टीचर बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता हुआ आ रहा है। अभी तुम नए मैजिशियंस हो, तुम्हें सीखने में देरी लगेगी। अब वो लोग एक बड़े से ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपने मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था। वो लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तकाशी और कायदो को अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आ रही थी, पर दूसरी तरफ कुरुमी को दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल में बदल सकती थी अपनी मैजिक पावर की मदद से। वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस मैजिक पावर था, पर दूसरी तरफ सारे लड़के उसकी तरफ देख के खुश हो रहे थे। तकाशी गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है तीनों लोगों की पावर से कंट्रोल नहीं हो रही थी। म्यू अब उन्हें चलने के लिए कहती है, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम के अंदर अब हमें दिखाया जाता है म्यू जो होती है वो कुरुमी को लेके जाना चाहती थी एक फॉर्च्यून टेलर के पास जो कि उनकी लव लाइफ के बारे में बता सकता था। इसलिए वो दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे उन्हें कायदो और तकाशी भी मिलते हैं। जैसे ही वो आपस में बात कर रहे थे वहाँ से दो लड़कियाँ जाने लगती है जो कि म्यू को कहती है कि तुम्हारा भाई तो गद्दार है, तुम गद्दार की बहन हो। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो नाराज़ थी यहाँ के लोगों से। अब हमें दिखाया जाता है उनकी क्लास के टीचर को जो कि न्यू स्टूडेंट्स को यहाँ की हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि इस दुनिया के अंदर 6 कम्युनिटीज़ हैं। उन 6 कम्युनिटीज़ के ऊपर राज करने का काम विजार्ड का होता है जो कि उन्हीं की स्कूल को कहते हैं। वो लोग इनके ऊपर राज करते हैं। तो दूसरी तरफ घोस्ट ट्रेल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्सा म्यू का ब्रदर है, पर म्यू के ब्रदर के साथ में ही उसकी मेमोरीज इरेज कर दी गई थी, इसलिए वो उनका साथ दे रहा है। ये बात सभी को पता है पर वो उसे नकारते हैं, वो उसे गद्दार मानते हैं और घोस्ट ट्रेल कम्युनिटी को यहाँ के लिए टेररिस्ट माना जाता है। अब क्लास के अंदर में दिखाते हैं तकाशी जा रहा होता है जहाँ पे वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारे बच्चे कुरुमी की फ़ोटोज़ को आपस में शेयर कर रहे हैं। ये देख के वो उन पर भड़क जाता है और कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की।
म्यू वहाँ पे ये बात सुन के भाग जाती है। वो एक कमरे में जाने लग जाती है। तकाशी काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था, उसके लिए ये चीज़ें कुरुमी भी देख रही होती है। फिर कुरुमी के पास्ट को बताया जाता है जहाँ पे फॉर्च्यून टेलर ने उसे कहा था कि उसकी लव लाइफ ख़त्म होने वाली है, जहाँ पे उसका प्यार उसे धोखा देगा। ये बात सुन के वो वहाँ से भाग जाती है। म्यू को ये बात पता चल चुकी थी, वो उससे माफ़ी भी मांगती है, पर कुरुमी क्या करे, आखिरकार उसके प्यार को पाने की कोशिश करी। वो गुस्से में अब जाती है और वहाँ पे तकाशी को गले लगा लेती है। वो उसे किस करना चाहती थी क्योंकि म्यू ने उससे बताया है कि म्यू की और उसकी किस पहले ही हो चुकी है, पर तकाशी इसके लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि अब हमें अपना रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। रिश्ता ख़त्म करने से उसकी बात को उसे समझ में नहीं आता है। तो दूसरी तरफ काफ़ी सारे लड़के अब उसे रोज़ाना तौर पे प्रपोज किया करते थे। उन्हीं में से एक लड़के ने तो उसके शरीर पे हाथ भी लगा दिया था। इसी वजह से कुरुमी को अब दौरे पड़ने लग जाते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ ट्रॉमास। अब वहाँ पे तभी तकाशी बीच में आके कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर अगली बार तुमने इसे टच भी किया। फिर हमें बताया जाता है कुरुमी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, हमेशा उसे लड़के अलग ही नज़र से देखा करते थे। उन्हीं में से एक लड़के ने तो उसे स्टॉक करने की भी कोशिश की थी। इसलिए कुरुमी ने तकाशी की मदद मांगी थी कि वो उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ स्टेप ना लें। अब हमें तकाशी के भाई के बारे में बताया जाता है जो कि कुरुमी को पसंद किया करता था। उन दोनों भाई के बीच में पहले रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर जब उसे पता चलता है कि उसके भाई अब कुरुमी का बॉयफ्रेंड है, उसे गुस्सा रहता था। एक दिन तकाशी उसे टच करता है, पर वो आगे जाके गिर जाता है और बस उसके ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी से उनके रिश्ते में खटास हो चुकी थी। वहीं कुरुमी अब उसे शांत होने के लिए कहती है और साथ ही में वो अपनी पिक्चर्स में से एक पिक्चर उसे लौटा देती है कि उसे देख के अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर सकता है रात के समय में। और वो तकाशी को अपने पुराने रिश्ते में आने के लिए मनाने में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते कि वो मना चुकी थी उसे। वहीं तकाशी जो होता है उसकी बात को भी मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। स्कूल के दौरान अब हमें कायदो को दिखाया जाता है जिससे कि वही बुलेट पकड़ाई जाती है तकाशी के द्वारा। वो उसमें अपना मैजिक डालने की कोशिश करता है पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। वहीं पे कुरुमी आती है उसे बताती है कि म्यू कहीं पे भी नहीं मिल रही है। एक मैप है जिसका रास्ता हमें दिखाया गया है। वहीं ये सारी चीज़ें वो तकाशी जो होता है अपने टीचर को बताता है, पर टीचर उन्हें जाने से मना कर देता है। यही बात वो प्रिंसिपल को भी बताता है। प्रिंसिपल से मना कर देती है, पर वो साथ ही आपस में ये बात करते हैं कि वो म्यू को बचाने की हर प्रकार की कोशिश करेंगे। अब वो एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो गार्ड्स को चकमा देते हुए ऐसा ही करते हैं। वो एक दूसरी दुनिया की तरफ में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहले ही एक फाइट चल रही थी एक डोम के अंदर। एक ग्रेट मैजिशियन वहाँ पे उनकी रखवाली के लिए बैठा हुआ था पहले से ही। इस डोम के बाहर अगर वो जाएंगे तब उनकी जान वो नहीं बचा पाएगी। वो बात उन्हें ये बताती है और कहती कि म्यू यहाँ पे नहीं है। वो उनके ऊपर एक आदमी आके गिरता है जिसका खून उस पूरे डोम पे बिखर जाता है और वो उसी समय डिसइंटीग्रेट होकर मारा जाता है। अब वहाँ से तकाशी जो होता है कायदो को कुरुमी को ले जाने के लिए कहता है, खुद वो म्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसी के साथ उसके पीछे भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें म्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका भाई जो होता है उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसे उसकी भाई की लोकेशन उसी फॉर्च्यून टेलर ने बताई होती है और उसे बताता है कि वो फॉर्च्यून टेलर उन्हीं के ही घोस्ट ट्रेल का एक हिस्सा थी। वो तो उनके मारने का एक प्लान था जिसमें वो फंस चुकी है। वो उसे मारना चाहता था, पर तभी म्यू जो होती है उसे पास्ट लाइफ के बारे में याद दिलाने लग जाती है, पर उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं था। पर उसके बार बार याद दिलाने पे उसे थोड़ी बहुत ही मेमोरीज याद आती है, पर तभी उसकी मैजिक पावर को शक कर लेता है। वो बेहोश हो जाती है, पर तकाशी वहाँ पे सही समय पे आ जाता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है और उसे फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। उसकी स्वॉर्ड का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले से ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसके सामने तो तकाशी कुछ भी नहीं है। उसको वो जमाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उससे पहले कि वो उसे जमा पाए कायदो बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसके ऊपर तरह तरह के और भी अटैक कर रहा होता है, पर तकाशी ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि क्यों कायदो ने अपनी जान उसके लिए जख्मी कर दी। जिसके ऊपर कायदो बताता है कि बचपन के अंदर उसने उसकी एक बार सिस्टर को बचाया था, इसलिए ही वो उसका साथ इस प्रकार दे रहा है खुद की जान खतरे में डाल के। तकाशी अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और म्यू को बचाने की कोशिश करता है, पर म्यू का जो भाई होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। वो उसके ऊपर फायर मैजिक नहीं बल्कि आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। आइस मैजिक का इस्तेमाल तो वो कर देता है, पर उसी समय तकाशी उसके अटैक को डाइवर्ट करके कायदो को आज़ाद करा देता है और कहता है कि हमें अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे वापस से जाता है और म्यू के भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है।
म्यू का भाई उससे नीचे आके फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच में सही फाइट चल रही थी। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसी समय तकाशी जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर को रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। अब म्यू बीच में आ जाती है और दूसरी तरफ कायदो उसी बुलेट के अंदर अपना मैजिक डालने की कोशिश कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि तकाशी जो होता है अपनी पावर को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा था। अब वहीं म्यू का भाई उनके ऊपर अटैक करता है। लड़के शील्ड बना के उसके अटैक को रोकती हैं, तो दूसरी तरफ कायदो उस फायर मैजिक बुलेट को तकाशी को दे देता है। तकाशी अपनी स्वॉर्ड को इन्हेंस करने में कामयाब हो पाता है और वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक था। वो सीधा म्यू के भाई के ऊपर जाके लगता है और वो नीचे आके गिर जाता है। अब म्यू अपने भाई को के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, पर तकाशी उसे रोकने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पे एक बटलर आ जाता है। वह बटलर कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैजिशियन हो, मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। ये कह के वो वहाँ से म्यू के भाई को लेके गायब हो जाता है। ये बात वो प्रिंसिपल को बताते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल उनके ऊपर गुस्सा थी, वो भी इंजर्ड थी अभी रिसेंट की फ़ाइट के अंदर। वो कहती है कि आखिरकार तुम अपनी जान इस तरह खतरे में क्यों डाल रही हो, तुम्हारी जान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम ही आने वाले भविष्य हो। ये बात सुन के तकाशी जो होता है वो कहना चाहता था कि हम म्यू के भाई को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल कहती है सबसे पहले तुम्हें एक टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और जो टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि मिड टर्म टेस्ट होता है, जिसके अंदर एक विलेज के अंदर एक बहुत बड़ा कैसल है, एक सीधा कैसल। ये एक इल्यूजन कैसल है, इसके पास में तुम्हें जाना है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से अलग अलग लेवल सेट किए जाएंगे, इस प्रकार तुम उसके अंदर जा पाओगी और इसी प्रकार तुम म्यू के भाई को बचा पाओगे। ये टेस्ट शुरू होते हैं, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है सिटी के अंदर वो सारे लोग भागने लग जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी स्पाइडर्स के ऊपर गैंटलिंग गन लगी हुई होती है, जो कि उनके ऊपर नॉनस्टॉप अटैक करने लग जाती है। काफ़ी सारे बच्चे इंजर्ड होते हैं, दीवारें टूट जाती हैं, पर तकाशी अभी भी बचा हुआ था। वो वहाँ पे देख पाता है ओईगामी को वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओईगामी को कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है। वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तकाशी को फिर पता चलता है कि उसकी यादें सारी मिटा दी गई हैं। ये बात ओईगामी को भी पता होती है, उसे पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब वो अपने रास्ते जाने लग जाता है। दूसरी तरफ बच्चे के ऊपर अलग अलग मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे, वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर तभी टेस्ट साइड में ग्लिच होता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे गोल्ड ट्रेलर ने हस्तक्षेप कर दिया है इनकी टेस्ट साइड के अंदर, जिसमें फॉर्चून टेलर उनकी मदद कर रही थी। वो यहाँ पे अपने पोटेंशियल एनिमीज को ढूंढने के लिए आए थे, जो कि उनके लिए फ्यूचर में खतरा बन सकते हैं। उनके नीचे एक ब्लैक वर्ड का निर्माण होता है, उन सभी को वहाँ पे खींच लिया जाता है। तकाशी वहाँ पे अपने साथियों से मिलता है और जो कोई भी वहाँ पे इंजर्ड हो रहा था वो दूसरी दुनिया में चला जा रहा था। ओयागामी इसी प्रकार कुरुमी की मदद करता है, जिसमें वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। पर जाने से पहले कुरुमी कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत क्या आई, पर वहाँ से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरुमी और वो सारे आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार अब हम यहाँ से बच के कैसे निकलें। ये बात ओयागामी की भी छेड़ देते हैं, जिसमें म्यू ने बताती है कि उनकी यादें अब चली गई है। वो लोग पहले घोस्टेल के हिस्सा थे, अब वो विजार्ड के हिस्सा बन चुके हैं। पर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोलिम आ जाता है। उस गोलिम से बाकी लोगों को बचाने के लिए तकाशी उस पर अटैक करता है। सारे लोग उसकी अब मदद करने लग जाते हैं, पर वो गोलिम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। कायदो को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उसको रोकने में, वो अपने फायर मैजिक को समन नहीं कर पा रहा था। तकाशी जो होता है वो अब उसे एक फायर मैजिक बुलेट में इन्हेंस करने के लिए देता है, पर वो जब उसके ऊपर फेंकता है वो बुलेट जो होते हैं उस गोलेम के लग जाती है, वो तकाशी तक नहीं पहुंच पाती है। अब तकाशी जो होता है उस मॉन्स्टर से बचते हुए उस बुलेट को लेने के लिए जाता है। कायदो उसके पंच का अटैक करता है और अपने फायर मैजिक की मदद से उसे रोक पाने में कामयाब हो पाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तकाशी उस फायर मैजिक बुलेट को अपने स्वॉर्ड में डालता है और उस गोलेम को आधा काट देता है। तो दूसरी तरफ वो गोलेम मरने के बाद एक कार्ड में बदल के उस फॉर्चून टेलर के पास में जाता है। वो फॉर्चून टेलर जो होती है वो कहती है कि आखिरकार में 15 ग्रेट मैजिशियन के ट्विलाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला आखिरकार कोई तो आ ही गया। तो अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुरुमी बोल रही होती है तकाशी को कि उसे उसके पेरेंट्स की श्राइन पे चलना है, पर तकाशी मना कर देता है, इसलिए कुरुमी रूठ के वहाँ से चली जाती है। वहीं म्यू जो होती है अब वहाँ से गुस्सा होकर जाने लग जाती है और वो सोचती है कि कुरुमी और उसके बीच में वो आ गई है। तो दूसरी तरफ कुरुमी गुस्से में रियल वर्ल्ड में बैठी हुई थी। तकाशी जो होता है वह रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी बीच अब हमें दिखाया जाता है म्यू को। म्यू जो होती है उसके पास में आने लग जाती है। उसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए तकाशी उसे छोड़ने के लिए उसके रूम में आता है, पर वो उसे पकड़ लेती है और उसके साथ में तकाशी 1 घंटे उसी कंबल के नीचे बिता देता है।
और उसी समय अब हमें दिखाया जाता है जब वो बाहर निकल ही रहा था, वहाँ पे कुरुमी आ जाती है जो कि गुस्से में होती है और वो वहाँ से पहले तकाशी को बाहर फेंक देती है। तकाशी को वहाँ से बाहर फेंकने के बाद में वो म्यू को भी भगा देती है और रोने लग जाती है फूट फूट के। म्यू जो होती है भागते हुए तकाशी को बोलने जाती है कि तुम जाओ और म्यू को मनाओ, वो बच्चों की तरह रो रही है। पर तकाशी मना कर देता है क्योंकि वो उसे बताता है कि वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ये बात सुन के म्यू को लग रहा होता है कि अब उसके लिए ये जगह साफ हो गई है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ तकाशी उसके रिलेटेड सारी बातें बता देता है कि वैसे वो सिर्फ नाटक करते हैं। उन दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ने लग जाती है, जहाँ पे कुरुमी जो होती है वो इगामी को भी अप्रोच करती है शुक्रिया बोलने के लिए कि उसने उसकी जान बचाई थी, और पर वो वहाँ से शर्मा के भागने लग जाती है, जहाँ पे वो तकाशी से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम टेस्ट में पास तो हो गए हो, पर उससे पहले एक टास्क है जो हमें पूरा करना है, म्यू के ब्रदर को पकड़ने का। उसके लिए वो म्यू को एक बुलेट भी देती है जो कि केज की तरह काम करेगा और अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो दूसरी तरफ वो एक पोर्टल को खोलती है जहाँ से वो वहाँ पे जाने वाले हैं, जहाँ पे कि वो घोष ट्रेल से एक सौदा करने वाले हैं। वहाँ पे वो घोष ट्रेल के बच्चों को भी बुलाते हैं जिनका सौदा वो बदले में शुभा यानी कि म्यू के ब्रदर के लिए करने वाले हैं। घोष ट्रेल की लड़की वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी पर उन्हें जाना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे कि प्रिंसिपल के पास एक नोटिफिकेशन आता है और सामने एक कार आती है जिसके अंदर से म्यू का ब्रदर वही बटलर बाहर निकलता है जिसका नाम वूशी होता है। वूशी कहता है तो तुम घोष ट्रेल के लोगों को लेके आई हो, ये सौदा काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ओइगामी अब आगे बढ़ने लग जाता है पर वो लड़की मना करती है। तो दूसरी तरफ वो लड़की को मनाते हुए आगे ले जाने लगता है क्योंकि वो घोष ट्रेल के ही हिस्सा है और उसी के रहेंगे। उसी समय कुरुमी से शुक्रिया बोलने आती है पर ओइगामी जाते हुए कुरुमी को एक गिफ्ट देते हुए जाता है अपने फेयरवेल का और उसके ताकतवर बनने का इंतजार करने का कह देता है। वहीं बटलर जो होता है वहाँ से अपनी कार लेके चला जाता है बाकी के लोगों को, पर वो पीछे छोड़ जाता है म्यू के ब्रदर को। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल और वूशी के बीच में एक आखिरी फाइट का फैसला हो जाता है, वो दूसरी जगह में जाने लगते हैं। वहीं पीछे अब हमें म्यू के ब्रदर को दिखाया जाता है। म्यू जो होती है अपनी गन लेके तैयार थी, पर दूसरी तरफ म्यू का ब्रदर जो होता है उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। पर दूसरी तरफ तकाशी और तकाशी की पूरी टीम जो होती है वो म्यू के ब्रदर को पकड़ने के लिए तैयार होती है और उनके साथ हाई वे और हाई रैंक मेज जो होते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में। म्यू का ब्रदर वाकई में ज़्यादा ताकतवर था। उसके पीछे वो लोग एक ब्लैक वर्ड बनाने की कोशिश भी करते हैं पर वो उस ब्लैक वर्ड से अपनी आइस मैजिक की मदद से बच जाता है और उन सभी को इंजर्ड करने में कामयाब भी हो पाता है। अब वो समझ चुका था कि वो घेरने वाला है, इसलिए वो बड़ी तेज़ी में वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ इन्फ्रीमेज जो होती है वो बाकी लोगों को उसका पीछा करने के लिए कहती है। तकाशी और म्यू वहाँ पे चले जाते हैं और वो कुरुमी को पीछे रोक के बाकी लोगों को हील करने का कह देती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल के ऊपर आता है जो कि वूशी से फाइट कर रही होती है। वूशी जो होता है उसे कहता है कि अब हम काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं। उनकी बातों से अब हमें पता चल रहा होता है कि ये पहले एक ही टीम के टीममेट रह चुके हैं, पर अब सिचुएशन इतनी बदल गई हैं कि अब इन्हें अलग होना पड़ा है। अब ये अपनी एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वूशी के आसपास में होने वाली हर एक चीज़ अपने आप तबाह होने लग जाती है और वो बताता है कि कुछ समय बाद ये जगह भी तबाह हो जाएगी। पर उसको रोकने के लिए अब हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल जो होती है अपने पावरफुल अटैक्स का ही इस्तेमाल कर रही होती हैं, पर वूशी कहता है कि तुम उसका इस्तेमाल मत करो क्योंकि तुम्हारी आज जान जाने वाली है। पर वो कहती है कि तुम इसका फैसला अभी से नहीं कर सकते हो। दोनों के बीच में अब हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाते हैं मिली वेपन से, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। वूशी वाकई में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए प्रिंसिपल जो होती है पूरे ब्रिज को तोड़ देती हैं और अपने वेपन को अब इस प्रकार का बना लेती हैं कि वो वॉइड के अंदर ट्रैवल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं। पर उस समय भी वूशी उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है। प्रिंसिपल का वेपन अपने आप अब बदल जाता है। उसके अंदर से काफ़ी सारी चेन्स बाहर निकलती हैं जो कि वूशी का पाँव पकड़ लेती हैं और उसे पानी के अंदर खींचने लग जाते हैं और एक वॉइड में डाल देती हैं और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है उस ब्लास्ट के बाद उसे लग रहा होता है कि वूशी मर चुका है और उसकी भी अब लाइफ फोर्स जा रही होती है, पर तभी वूशी बाहर निकलता है। वूशी बाहर आते ही कहता है कि मुझे लगा था मैं किसी तरह के वॉइड में हूँ, पर मैं तो एक डब्बे में कैद था और वो डब्बा पानी के अंदर था। अगर मुझे ये बात पता नहीं होती तो शायद से मैं बाहर भी आने का ट्राई नहीं करता, पर अपने आप ही मैं बाहर आ गया। कितनी अच्छी बात है। ये कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हो, मुझे लगता है कि अब तुम मरने वाली हो। अब घोष ट्रेल का लीडर भी बाहर आने वाला है अपने स्लम्बर से। अब तुम तैयार रहना, तुम्हारे जब सीक्रेट्स रिवील होंगे। ये बात सुन के प्रिंसिपल की हालत ढीली हो जाती है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपने सबसे ताकतवर वेपन का इस्तेमाल करते हैं और स्पेल का, जिसके अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि आसमान के अंदर एक वॉइड खिंच जाता है
और उसके अंदर आने वाली हर एक चीज़ अपने आप नष्ट हो रही थी। इसी प्रकार वो खुद को बचा लेता है वुशी, पर वुशी के ऊपर एक कार आकर लगती है और उस कार की वजह से उसका बैलेंस जो होता है वो पहले से बिगड़ जाता है। इस वजह से अब वो उस वॉइड के अंदर खींचा चला जाता है और इस प्रकार वो मारा जाता है। प्रिंसिपल भी अब अपनी इतनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके बेहोश होकर पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है तकाशी और म्यू को। वो लोग अब वहाँ पे म्यू के ब्रदर को पकड़ने आए थे। वो एक फॉर्मेशन चालू कर देते हैं जिसके अंदर एक आइस कैसल था। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, पर वो उसमें नाकामयाब होते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो आखिरकार कैसे बाहर निकलेंगे। वहाँ पे उन पर अटैक भी शुरू हो जाता है उस कैसल के अंदर। पर तकाशी जो होता है अपने स्वॉर्ड के अंदर वही बुलेट डालने की कोशिश करता है जो कि उसने इंचांट करवाई थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे म्यू का ब्रदर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है किडो जो होता है वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, पर तकाशी की वजह से अब वो भी फंस चुका था। म्यू के ब्रदर ने उसका हाथ जमा दिया था। अब किडो भी जो होता है वो भी अब आइस के ऊपर ही फंस चुका था। म्यू जो होती है अपने भाई को पकड़ने के लिए जाती है और उसे अपनी यादें याद दिलाने लग जाती है जो कि उन्होंने एक साथ बिताई थी। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है किडो जो होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस आइस को मेल्ट कर रहा था। तकाशी के कहने पे वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ अब म्यू को दिखाया जाता है। म्यू अपने भाई को कहती है, भाई होश में आ जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों में से किसी की जान जाए। पर उसका भाई उसकी जान लेने ही वाला था और उसके गला पकड़ के ऊपर कर ही रहा था। उसी समय हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तकाशी वहाँ पे आ जाता है। तकाशी जो होता है म्यू को पीछे हटने के लिए कहता है और उसे फाइट करने की बात करता है, पर म्यू भी चाहती थी कि वो भी इस फाइट का हिस्सा बने और अपने भाई को बचाए, इसलिए वो भी उससे कहने लग जाती कि भाई वापस आ जाओ। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देख के म्यू के ब्रदर के अंदर एक अलग सी ही फीलिंग आती है। उसे फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा मौका मिल जाता है कि वो उसे वापस चलने के लिए मना सके। उसी दौरान म्यू बुलेट को भरती है अपनी गन के अंदर और उस मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि उसे प्रिंसिपल के द्वारा एक बुलेट से मिला था और वो अपने भाई को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। अब हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुलती है और कहता है कि म्यू, मैं वापस आ चुका हूँ। उसकी बात सुन के म्यू रोने लग जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो लोग अब स्कूल के अंदर थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तकाशी को बुरे सपने आ रहे थे जिसके अंदर वो एक ब्लड पूल में लेटा हुआ था। कुरुमी उसके पास में आती है जिससे कि कुछ चैनें अपनी तरफ खींच लेती है और वो उस चीज़ को रोक भी नहीं पा रहा होता है। होते हुए उसकी आंखें खुलती हैं। ये उसका सिर्फ एक बुरा सपना था, पर इस तरह का बुरा सपना उसने पहली बार देखा था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उसकी मैजिक स्वॉर्ड को जो कि उसका मैजिक अपने अंदर सोख कर रही थी और एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रही थी एक लड़की के रूप में। अब हमें दिखाया जाता है म्यू का भाई अब उन लोगों का एक तरीके से इंस्ट्रक्टर बन चुका था। वो उन्हें हाई लेवल मैजिक सिखाया करता था। वहीं दूसरी तरफ म्यू जो होती है वो रोज़ाना की तरह इस बार तकाशी को गिफ्ट देने आई थी। आज वैलेंटाइन डे था, चॉकलेट देने आई थी। पर दूसरी तरफ म्यू का ब्रदर भी वही सेम चॉकलेट दिखाता है और कहता है कि तुम कोई खुद को ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत समझो, यही चॉकलेट मुझे भी मेरी बहन ने दी है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुरुमी भी जो होती है उसके लिए वही चॉकलेट लेके आई थी क्योंकि कुरुमी और म्यू ने दोनों ने मिलकर ही ये चॉकलेट बनाई थी। और वहीं दूसरी तरफ कुरुमी वो चॉकलेट दे के वहाँ से जाने लग जाती है। दूसरी तरफ तकाशी अपने पिछले रात के सपने के बारे में सोच रहा होता है जिसके अंदर कुरुमी को कुछ चैनें पकड़ रही थी। आज रात का सपना अलग था। समुद्र के अंदर म्यू बाहर निकल के आती है और उसे पुडिंग अपने अंदर खींच के पानी में डाल देती है। अब वो अपने स्कूल के अंदर घूमने लग जाता है मैजिक वाले। वहाँ पे म्यू का ब्रदर आता है। वो उसे सारी बातें बताता है अपने ड्रीम्स के बारे में, जिसमें वो कहता है अगर तुम ड्रीम्स देख रहे हो तो वो 100% सच होंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि म्यू एक पुडिंग ले जाते हुए सीढ़ियों से गिर चुकी थी। ये बात सुनकर उसे पूरा समझ में आ चुका था कि शायद ये वही सपना है जो कि सच हो गया। वो नहीं चाहता कि इसी तरह सपने सच हो और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्री मैजिक मैच जो होती है वो उसको देखती हैं और उसे जगाने की कोशिश करती है, पर उसे नींद आने लग जाती है जिसमें वो बटलर को देखता है, यानी कि वुशी को और एक लड़की को। अब वो उसे उठाने के लिए उसके मुंह पे काफ़ी सारे चाटे मारने लग जाती है क्योंकि वो देख चुकी थी कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो अब एक ह्यूमन फॉर्म ले रही है। इसी वजह से वो उसे ज़्यादा देर तक सोने नहीं दे सकती है। वो उसको आगे करते उसके गाल पे चाटे मारती है। काफ़ी चाटे मारने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो उसे सारी चीज़ें बता देता है कि वो सपने देख रहा था, जिसके ऊपर अब उसकी मेज जो होते हैं वो बताती है कि जो तुम्हारे टूल्स हैं वही तुम्हारा एक हिस्सा है। अगर वो तुम्हारी एनर्जी सोर्स को ले रही हैं इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तुम उसे अच्छे से टीम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें उसे करने की अच्छे से टीम कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आगे चल के वो तुम्हारा साथ देगी मुसीबत के वक्त में। इसके लिए तुम अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, या तुम उस सपने के अंदर जाके अपने स्वॉर्ड के मास्टर को हरा दो और उसे अपने अधीन में ले लो।
उसकी बात सुन के उसके लिए वो तैयार था, क्योंकि वो रोज़ाना इस तरह के सपने नहीं देख सकता था जिसके अंदर इतना बुरा हो। वो प्रिंसिपल की मदद मांगने जाता है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल उसकी मदद करने के लिए एक ही शर्त पे तैयार होती है कि कुछ भी होगा उसे जिंदा लौट के आना पड़ेगा। तकाशी इस चीज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल जानती है कि तकाशी आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा ग्रेट मेज बन सकता है। इसलिए वो इस तरह के पोटेंशियल मेज को हाथों से आगे नहीं जाने दे सकती है। वो उसकी सारी इंश्योर करती है सेफ्टी, जो कि उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर वो सपने में जाके उस स्वॉर्ड के डिफीट करेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है और उसकी काफ़ी सारी एनर्जी भी जाएगी। और वहीं तकाशी को अब हमें दिखाया जाता है जो कि रात के समय सो रहा होता है। उसके सारे साथी वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे वो मेज भी थी जो कि इन्फ्री रूम की टीचर है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम अपने सपने में डाइव करने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूँगी। इसी प्रकार अब हमें मेज को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर स्लीपिंग स्पेल इस्तेमाल करती है, तो प्रिंसिपल एक डोम बना के उसे प्रोटेक्ट करती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू आती है और उसे एक दूसरी जगह ले जाने लगती है, एक समुद्र के पास में, और उसका कपड़े अपने आप हट जाते हैं। वो बिकनी में आ चुकी थी और वो शर्माने लगती है। वहीं तकाशी देख रहा होता है पीछे की तरफ कि अब वो गिर चुकी है। वो उसे बचाने जाता है, उनकी फर्स्ट किस वापस से हो जाती है। म्यू पानी में डूब चुकी थी, तो दूसरी तरफ पीछे झूले पे एक लड़की झूल रही होती है। तकाशी को पता था कि ये वही स्वॉर्ड की स्पिरिट है। उसके पास में जाता है पर वो म्यू का रूप ले लेती है। अब म्यू के बाद में वो स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो अब तकाशी की मदर का रूप ले लेती है। वो उसे उसके भाई के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर उससे पहले वो गायब हो जाती हैं। तभी अब हमें स्वॉर्ड स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि उसके भाई का रूप ले लेती है और उसके ऊपर वो अटैक करने लग जाती है। उसके भाई गैको के पास में एक स्वॉर्ड आ जाती है और उसके विंग्स बाहर निकल आते हैं। उसके विंग्स देख के वो घबरा रहा होता है। तभी एक फॉर्मेशन चालू होती है और एक बहुत बड़ा अटैक वो उसके ऊपर करने वाला था, पर तभी स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है। वो कहती है कि तुम इस स्वॉर्ड के लायक नहीं हो। ये कह के वो उसे उसी स्वॉर्ड की एक 2 कॉपी उसके हाथ में पकड़ा देती है फाइट के लिए। अब उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे तकाशी अपनी 4 साइड से उसके अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो अपने मास्टर के स्पेल का इस्तेमाल करती है और अपने स्वॉर्ड को एक दूसरी रूप में बदल लेती है और बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। तकाशी रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता है, तो ये देख के अब जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो म्यू के ऊपर अटैक करने जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो खुद एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और वो कहती है अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तब आने वाले टाइम के अंदर म्यू मारी जाएगी, जब मैं उसकी पूरी एनर्जी सोर्स को अपने अंदर सोख लूँगी। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त की जान जाए तब इस ड्रीम को छोड़ के अभी चले जाओ। पर वहाँ से वो जाना नहीं चाहता था। म्यू के बार बार कहने पर भी उसे फाइट करता और वो भी इंजर्ड हो जाता है, पर उसे अब प्रिंसिपल की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पे प्रिंसिपल ने उसे बताया था वेपन एक फैमिली की तरह है, तुम्हें उसे एक फैमिली की तरह समझना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को नाम देती है उसी तरह उसे भी अपनी स्वॉर्ड को नाम देना चाहिए था, पर उसने नहीं दिया। वो खड़ा होकर उससे माफ़ी मांगता है। स्वॉर्ड स्पिरिट से मारने के लिए जाती है, पर उसे माफ़ी मांगते हुए देख के वो रुक जाती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें नाम नहीं दिया था, और वो उसका नाम इस बार एथर्ना रखता है। एथर्ना नाम सुन के वो अपने स्वॉर्ड को नीचे पटक देती है। अब वो जो ड्रीम होता है वो तहस नहस हो रहा होता है। उसी बीच तकाशी जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट को अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार उसने अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया होता है। काफ़ी साल बीत जाते हैं। कुरोमी और उसके अब रिलेशनशिप को 1 साल हो गए थे, जो कि वो नाटक निभा रहे हैं, इसलिए वो अब एक जगह पे डिनर करने के लिए आते हैं। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग 2nd ईयर के स्टूडेंट बन चुके हैं अपनी हॉकवर्ड स्कूल के अंदर, जहाँ पे इन्हें मैजिक सिखाया जाता है। अब न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जिसमें हमें कीडो की बहन को भी दिखाया जाता है। उसे तो देख के वो हैरान था कि आखिरकार इसकी बहन कैसे एक मेज बन सकती है, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी सिस्टर है। ये पूछते हैं कहीं तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर तो नहीं है, जिस पे वो उन्हें मना कर देता है कि ये उसकी रियल सिस्टर है और ये ब्लड लाइन से ही है। और वहीं इसकी बात सुन के वो हैरान थे, पर वो अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं कि आखिरकार ये मेज कैसे बनी, जिस पे वो बताता है कि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी, पर हम दोनों में लड़ाई हो गई और इसी दौरान मैं गुस्से में आ गया और मैंने अपना मैजिक रिवील कर दिया। उसकी वजह से अब ये भी एक मेज बन चुकी है, इसलिए इसे लेके आए हैं। और उन्हें शुक्रिया अदा करती है और वो अब वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे क्लासेस लगने वाली हैं। उसी दौरान एक आवाज़ आती है जिसका नाम गैको होता है। गैको तकाशी का भाई है, वो भी एक मेज बन चुका था। उसे देख के वो हैरान था। गैको कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं मेज कैसे बना, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसी दौरान अब उनका समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, जहाँ पे गैको ने बताया नहीं होता है कि वो मेज कैसे बना था। नहाते दौरान वो तकाशी से बात करने लगता है। तकाशी ये देख के हैरान था
कि उसका भाई गैको से बात कैसे करे। गैको से माफ़ी मांगता है कि उस कार एक्सीडेंट में उसका कोई भी हाथ नहीं था, पर वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो बड़े भाई। उसकी बात सुन के तकाशी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कड़वा बोलने वाला बंदा आज इतना मीठा कैसे बोल रहा है, पर वो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपने सपने के अंदर अपने भाई को देखता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग सीजन ऐसे ही अच्छा चल रहा होता है, पर जब टीचर को पता चलता है कि गैको उसका भाई है, तब वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें अपने भाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने अलग रास्ते पे चलता है, उसकी पर्सनालिटी तुमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, कहीं वो बुरे रास्ते पे ना चलने लगे। उसकी बात सुन के तकाशी खुद भी हैरान था कि आखिरकार टीचर क्या बोल रहे हैं, ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। वो ये बातें सोच रहा होता है और रात में जब वो सोता है उसे एक ड्रीम आने लगता है, जहाँ पे उसे अपने भाई का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुमसे हर एक वो चीज़ छीन लूँगा जो कि तुम्हें मेरी वजह से मिली है, चाहे वो ट्विलाइट स्वॉर्ड हो या कुरोमी हो, मैं तुमसे दोनों ही चीज़ें छीन लूँगा। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी आंखें खुलती है, वूशी उसके सामने था। उसे देख के वो अपने स्वॉर्ड पकड़ के उससे लड़ाई करने के लिए तैयार था, पर वूशी कहता है मैं तुम्हें मारने को मार सकता हूँ, पर मैं बात करने आया हूँ। उसकी बात सुन के ताकाशी पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है, जिस पे वो बताता है कि मैं आज तुम्हें हिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। बहुत साल पहले 18th सेंचुरी के लास्ट में विजार्ड ब्रेस के जितने भी मेजिस थे, उन्होंने आम मेजिस को मारना शुरू कर दिया। उनका मानना ये था कि मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ प्योर ब्लड लाइन के ही लोग कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार डाला था। उस समय की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार वो हमारा भी इस्तेमाल करना चाहते थे। जिसके बाद में वो अपनी कहानी और घोस्ट ट्रेलर की लीडर की कहानी बताता है, जहाँ पे कि विजार्ड ब्रेस उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, पर काजुमे जो था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और वो खुद से अपने मैजिक का खुद इस्तेमाल करना चाहता था। पर जब उन्हें पता चलता है विजार्ड ब्रेस को कि काजुमे उनकी टीम में नहीं आना चाहता है, तब उन्होंने उसे धमकी देने की कोशिश की, उसके माँ बाप को बंदी बना के। पर काजुमे एक अड़ियल बच्चा था, उसने उनकी इस तरह की धमकी को नहीं माना और जिसे धमकी दे रहा था वो उस मेज को उसने उसी समय ख़त्म कर दिया। उस वजह से विजार्ड ब्रेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इस कारणवश उसने काजुमे के सारे साथी और उसके फैमिली मेम्बर्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अब काजुमे ने घोस्ट ट्रेलर नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि विजार्ड ब्रेस के खिलाफ लड़ती है। उसने इस तरह के लोगों को ढूंढा जो कि विजार्ड ब्रेस के आतंक की वजह से डरे हुए थे। तकाशी हैरान था, वो कहता है पर काजुमे भी तो आम लोगों को मार ही रहा है, इसमें क्या अंतर है। जिसके पर वाशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने इतने सालों तक अत्याचार किया था, हमने तो सिर्फ उनके खिलाफ में लड़ाई शुरू की थी। और वहीं अब वो उसकी मदर के बारे में भी बताता है। एक फ़ाइट के अंदर उसकी मदर भी एक मेज थी, उसकी मदर वही मेज थी जिसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड थी। पर वहीं काजुमे के एक फ्रेंड को उसकी मदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। जब काजुमे ने उसकी मदर के ऊपर अटैक किया था, उसकी मदर को बचाने के लिए काजुमे का फ्रेंड बीच में कूद पड़ा था, इस वजह से वो मारा गया था। उसके दोस्त के मरने का पछतावा उसे आज तक है। इस तरह की बात सुनकर तकाशी हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिसको वो अपनी माँ मानता था वो विजार्ड ब्रेस की पहले एक मेज रह चुकी है। ये फाइट 20वीं सदी से पहले की है। उसकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा है। वाशी जो होता है उससे कहता है कि तो तुम किसकी साइड से फाइट करना चाहते हो, विजार्ड ब्रेस या घोस्ट ट्रेलर। ये बात सुन के तकाशी कह देता है कि मैं दोनों की तरफ से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, ये वॉर बेबुनियादी है, इसकी वजह से किसी का भी भला नहीं होने वाला। और वो कहता है कि काजुमे ने भी तो काफ़ी सारे नादान लोगों को मारा है। जिसके ऊपर वाशियो कहता है कि तुम क्या बात बोल रहे हो, विजार्ड ब्रेस ने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उसके सामने घोस्ट ट्रेलर कुछ भी नहीं है। तुम उनकी हकीकत अभी भी नहीं जानते हो। जब तुम अपने प्रिंसिपल से इसके बारे में पूछोगे तभी तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तकाशी को शुरुआत में लग नहीं रहा था वाशियो जितनी भी चीज़ें बोल रहा है क्या वो सब सच में हकीकत है भी या नहीं, या वो झूठ बोल के उसे अपनी तरफ करने के लिए आया है। पर वाशियो यहाँ पे एक चीज़ के लिए और भी आया था, वो उसे उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड मांगता है, जिसके ऊपर वो अपनी ट्विलाइट स्वॉर्ड देने से मना कर देता है, जिसका नाम अब एथेना है। वो एथेना को देने से इनकार करता है। पर दूसरी तरफ वाशियो कहता है कि काजुमे की फ्रेंड की आखिरी निशानी है, क्योंकि उसने इसके मालिक को बचाते अपनी जान दी थी। ये कह के वो चला जाता है। इस प्रकार तकाशी की आंखें खुलती हैं और अगले दिन अब वो प्रिंसिपल के पास जाता है और पूछता है कि अब विजार्ड ब्रेस ने पहले लोगों को ख़त्म किया था, इसका काला सच आखिरकार है क्या। वहीं प्रिंसिपल जो होती है वो उसे बताने से मना कर देती है, पर उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती है। उससे उसे यकीन हो जाता है कि जितनी भी चीज़ें वाशियो ने रात के समय बोली थी वो सब सच है। वो ये कह के वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है वाशियो को, जिसके आगे काजुमे लेटा हुआ था, वो अपनी आंखें खोलता है और इसी प्रकार वो अपनी आंखें बंद भी कर लेता है। वाशियो उसकी आंखों से आंसू निकलता हुआ देख के फॉर्चून टेलर को बुलाता है। फॉर्चून टेलर वहाँ पे आके बताती है कि अभी सही समय नहीं आया है जब काजुमे को जागना है।
कुछ समय इसी प्रकार बीत जाते हैं और जैसे ही काजुमी की आंखें खुलती है वो सही समय आ चुका है जब सेकंड ग्रेट मेज वॉर शुरू होने वाली है। वो अपने साथियों को इसकी शुरुआत करने की हाँ बोल देता है वाशियों के कहने पे कि अब हमें लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हम काफ़ी समय से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। काजुमी की हाँ और दूसरी तरफ ग्रेट मेज वॉर शुरू। अब हमें दिखाया जाता है मैजिक स्कूल के अंदर, जहाँ पे कि तकाशी को अभी भी वही रेड ड्रैगन से रिलेटेड सपने आ रहे होते हैं। अचानक से उसकी फोरसाइट आइज जो होती है काम करने लग जाती हैं और उसे वापस से एक दृश्य दिखाई देता है। वो सभी बच्चों को झुकने के लिए कहता है। एक भूकंप अब उनकी स्कूल के अंदर आने लग जाता है। सभी बच्चे हैरान थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तकाशी जो होता है कुरुमी को कांच के शीशों से बचाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। खिड़की के बाहर देखता है, उसे एक रेड ड्रैगन दिखाई पड़ता है जो कि उसी के ड्रीम के अंदर आया करता था। और वहीं दूसरी तरफ कीडो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे जो होते हैं कॉरिडोर के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये की रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने इनके स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया है। वो हर तरीके से यहाँ पे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए पोटेंशियल एनिमी बन सकते हैं इन फ्यूचर। दूसरी तरफ म्यू जो होती है वो अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है कि आखिर उसका भाई कहाँ पे है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। वो उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर ही रहे होते हैं कि वो उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और म्यू को बचा लेता है अपने आइस मैजिक की मदद से, उनको ख़त्म कर देता है। प्रिंसिपल के रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बाहर आती हैं 3 लोगों से आके घेर लेते हैं जो कि एक 6 में से एक कम्युनिटी का हिस्सा है। वो ये देख के कहती है कि तुमने घोस्ट्रेल के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके ऊपर वो कहते हैं हाँ अब हम उन्हीं के साथ में तुमसे फाइट करेंगे। वो तीनों को इनविजिबल ट्रायो के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग इस रूम को पैक कर देते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रिंसिपल जो होती है अपने डोम का इस्तेमाल भी करती है और उस ब्लैक वॉइड का भी, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। सामने उन 3 मेजेस में से एक मेज वहाँ का ऑक्सीजन कम कर देता है, पर तब भी प्रिंसिपल को ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। वो उनके डोम को तोड़ देती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आ तो गए, पर तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता नहीं था, इसलिए शायद अब तुम्हें मुश्किल होगी मुझे हराने में। पर वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार थे, पर प्रिंसिपल जो होती है उसे कुछ चंद मिनट ही लगते हैं उन लोगों को ख़त्म करने में। वो एक वाइड ओपन करती है और उन्हें एक जगह बंद कर देती है। जैसे वो चैन की सांस लेती है वहाँ पे वही फॉर्चून टेलर आ जाती है जो कि अपनी कार्ड में से एक डीमन को बाहर निकालती है और वो डीमन उससे फाइट करने लग जाती है। प्रिंसिपल को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, वाशु से ज़्यादा ताकतवर ये लग रही होती है। उसी समय फॉर्चून टेलर अपने ड्रैगन को भी समन कर लेती है। ड्रैगन के आगे प्रिंसिपल ज़्यादा देर नहीं टिकती है, वो उसकी एक ही टेल के अटैक में हार जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो दूसरी तरफ एक कॉरिडोर में अब हमें गेको को दिखाया जाता है जिसने कि लाल कपड़े पहने थे। उसे सेफ देख के वो खुश तो थे, पर गेको कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घोस्ट ट्रेल की तरफ से फाइट करने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुन के वो लोग हैरान थे कि आखिरकार गेको क्या कह रहा है कि वो घोस्ट ट्रेल की तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। वो तकाशी से वो चीज़ का बदला लेना चाहता है जिसमें उसकी गलती थी। उसी ने उस कार के नीचे उसको धक्का दिया था। वो अपने टांगों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर घोस्ट ट्रेल ने उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी मदद से आज वो चल सकता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। फाइट करते दौरान वो उससे बताता है कि घोस्ट ट्रेल ने मुझे ऐसी पावर दी है जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था, और वो अब तकाशी को हराने लगता है। तकाशी उसके सामने घुटनों पे आ चुका था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसकी स्पीड उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो कुछ ही चंद सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाया करता था, जो कि तकाशी की फोरसाइट से ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी थी। इस प्रकार वो तकाशी को ओवरपावर करने में कामयाब हो पा रहा था और उसके कंधे के अंदर अपनी स्वॉर्ड डाल देता है। पर उसे बचाने के लिए कुरुमी बीच में आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आखिर में उसका भाई तो है। जिसके ऊपर गेको कहता है कि क्या करूँगा मैं उस भाई का जिसने मेरे को कार के नीचे धक्का दे दिया, जिसने कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होने वाली हर एक चीज़ छीन ली। आखिर तुम्हें भी उसने मुझसे छीन ही लिया। ये कहने के बाद उसे फाइट करने के लिए तैयार था। तकाशी भी अपने पाँव पे खड़ा होता और कहता है तो तुम मुझे मार के कब ज़्यादा खुश हो जाओगे। जिसके ऊपर गेको कहता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने पास लाना चाहता हूँ। ये कह के उसके पास में डीमन विंग्स आ जाते हैं जो कि तकाशी के सपने से बिल्कुल अलग थे। उसके पास में एंजल्स विंग थे, पर इस तरह अब जो गेको होता है वो तकाशी को पूरे तरीके से ओवरपावर कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। कुरुमी जो होती है वो वापस से तकाशी को जाके पकड़ लेती है और कहती है गेको तुम उसे छोड़ दो, पर गेको जो होता है कुरुमी को खींचने लगता है, पर उसके हाथ को दूर करके तकाशी के पास जाती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों अब एक हो चुके थे। ऐसा होते हुए देख के गेको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुरुमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो उन दोनों को अलग करता है और कहता है कि कुरुमी आज तुम मेरे साथ चलने वाली हो। ये कहने के बाद में वो कुरुमी को अपने साथ में ले जाने लगता है और साथ में वो तकाशी को भी। तकाशी अब एक ड्रीम के अंदर था
जहाँ पे हर जगह अंधेरा था, वहीं स्वॉर्ड स्पिरिट एथेना जो होती है उसे अपनी पावर दे देती है एक वाइट बॉल की मदद से। कहते हुए तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अब उसी समय हमें दिखाया जाता है कि वो अब सपने के अंदर अपनी मदर को देखता है, जिसे कि गैक को मारने के लिए आया हुआ था, और वो चिल्लाने लगता है कि गैक को आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। जब तकाशी अपनी मदर से रिलेटेड वो बुरा सपना देख ही रहा था, उसी समय म्यू उसे बचाने के लिए आ रही होती है। वो फॉर्च्यून टेलर को उसके पास में देखती है और वो समझ जाती कि शायद से तकाशी की हालत उसी ने ऐसी की है। वो उससे फाइट करने के लिए अपनी गन को बाहर निकाल लेती है, पर फॉर्च्यून टेलर अपने कार्ड की मदद से एक नन को समन करती है। वो नन वाकई में कब से ताकतवर थी। वो वहाँ से म्यू के पास से निकलती हुई बुलेट को आराम से रोक पा रही थी और वो बड़ी ही तेज़ी से म्यू की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं फॉर्च्यून टेलर जो होती है वो कहती है, तुम तकाशी की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल के रखूंगी और अपना नया पेट बना लूंगी। वो नन अब म्यू को पूरी तरीके से ओवर पावर कर देती है। जब वो उसे ख़त्म करने वाली ही थी कि तभी वहाँ पे कुछ रेड ड्रेस पहनी हुई लड़कियाँ आ जाती हैं, जो कि वहाँ पे आते ही सबसे पहले उस नन को हराती हैं और उस फॉर्च्यून टेलर के हाथ से तकाशी को पीछे छुड़वा के उसे बचा लेती हैं। फॉर्च्यून टेलर अपनी जान बचा के भागती है। अब वहाँ पे तकाशी की आंखें खुलती हैं। उसके सामने ये लड़कियाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और उनमें से एक लड़की खुद को म्यू के ब्रदर की गर्लफ्रेंड बताती है। उसी समय म्यू का ब्रदर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश तौर से शुक्रिया कहता है। अगर वो यहाँ पे नहीं होती तब वो शायद से अपनी बहन को और उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ तकाशी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उससे अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए अब म्यू का ब्रदर जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को उसके हॉस्पिटल में लेके जाने की बात करने लगता है और उसमें मान जाते हैं। वहीं म्यू के पास में कुरुमी का छोड़ा हुआ एक ब्रेसलेट टाइप कुछ पेंडेंट था। वहीं अब वहाँ पे तकाशी की आंखें खुलती है। वो अपने पास म्यू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार कोई तो मेरे साथ में है। और ये कहने के बाद उसे जब पास में ला ही रहा था तभी वहाँ पे किरीदो आ जाता है, जो कि उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है कि मेरी बहन को वहाँ पे कुछ विजार्ड लेके चले गए। एक इंस्पेक्शन का कह के मैंने रोकने की कोशिश तो किया पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। वहीं म्यू उनके बारे में बताती है। वो कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि विजार्ड ब्रेस के अंदर ऐसे ताकतवर मेजिस को इकट्ठा करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तुम्हारी सिस्टर भी उन्हीं में से एक है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि म्यू के बताने पे कि जब वो वहाँ पे मिला था वहाँ पे कुरुमी नहीं थी। कुरुमी को गैको लेके गया हुआ है। अगर उसे उसके बारे में कुछ भी पता है तब वो इस चीज़ को उन्हें शेयर कर सकता है, क्योंकि वह तभी कुरुमी को ढूंढ पाएंगे। म्यू का ब्रदर ये सब उसे कह रहा होता है, इसकी मदद से वो उसको ढूंढने में कामयाब तो हो सकते हैं। और वो वहाँ पे तकाशी को बाहर जाने के लिए मना कर देते, क्योंकि ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है और ग्रेट वॉर के अंदर वो इस तरह इंजर्ड जाएगा तब वो सबसे पहले मारा जाएगा। इसलिए तकाशी भी अब वहाँ पे बेड रेस्ट करने का इरादा बना लेता है। फिर वो अपनी मदर को भी देखना चाहता था, क्योंकि उसके ड्रीम्स ने उसे अभी तक अच्छे से जीने नहीं दिया है। वहीं म्यू जो होती है कुरुमी के उस पेंडेंट को बताने से मना कर देती है। वो शेयर नहीं करना चाहती थी। रात के समय तकाशी जो होता है एक वॉक पे निकलता है। वो मीरू को नहीं उठा सकता था। उसी हॉस्पिटल के अंदर वो म्यू के ब्रदर उसकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन रहा था, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि तुम्हारे कहने पे ही मैं उसे अपने हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ गर्ल्स का ही है। मैं उसे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकती हूँ। पर म्यू का ब्रदर जो होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे रख लो, क्योंकि वो इंजर्ड है। अगर वो विजार्ड ब्रेस में गया तब उसे फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाएगा और वो मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज़ के लिए तैयार होती है। तकाशी अब खुद को और भी ज़्यादा हेल्पलेस समझ चुका था, क्योंकि अब उसकी सहायता करने के लिए सभी लोग अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उसी समय अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो म्यू को ढक देता है और दूसरी तरफ काजू में जो होता है अपने घोषणा के सभी लोगों को फाइट के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि अब एक फुल एज वॉर होने वाली है। दूसरी तरफ वुशी जो होता है उस मेज को मारने के लिए जाता है, जिसने कि वो कर्ज लगाया होता है कि नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर मेजेस फाइट नहीं कर सकते हैं। वो जैसे ही उसे मार देगा वो वाला स्पेल ख़त्म हो जाएगा। वो आदमी उसे मारने से मना करता है, क्योंकि उस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अंधकार छा जाएगा। पर वाशी उसकी बात नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म करने का इरादा पहले ही बना चुका था। इसलिए वो कुछ भी कहे वो उसकी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वो मेज भी विजार्ड ब्रेस की ही तरफ था। और वो आखिर में क्या करता है, उसे अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देता है। उसकी जो राख होती है वो एक तरह की चमकीली रोशनी में बदल जाती है और वो वापस से स्पेल हट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे मेजेस आ चुके हुए होते, उनकी फ़ाइट शुरू हो गई थी। उस दुनिया के अंदर बिल्डिंगें तबाह हो रही थी। एक जगह ब्लास्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ विनाश हो रहा था। काफ़ी सारे लोग मर रहे थे। ये चीज़ जो होती है तकाशी को पता चलती है। वो नहीं चाहता था कि गैको उसकी मदर को मार दे, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी फोरसाइट देखी है वो सब सच हुई है। इसलिए वो अपनी मदर से मिलने की बात करने लगता है, जहाँ पे म्यू का ब्रदर उसे जाने की मंजूरी दे देता है। अब हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जिसे पता था कि मेजिस की वॉर अब शुरू हो गई है।
वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। पर म्यू के ब्रदर की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और वो प्रिंसिपल का एक लेटर उसे दिखाती है जिसके अंदर लिखा हुआ था उसकी मदर को वापस से एक ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि वो तकाशी को देने वाली है और तकाशी को ताकतवर बनाएगी। उसकी ये बात सुन के उसकी मदर इसके लिए पहले तो तैयार नहीं थी, पर उस लेटर को जब वो खोलती है तब उसके पास में एक रिंग बाहर निकल के आती है जिसकी मदद से वो तकाशी को ट्रेन कर सकती है। तो दूसरी तरफ तकाशी भी स्ट्रांग बनना चाहता था और अपने साथ वाले लोगों को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए अब माँ और बेटे दोनों मान जाते हैं। एक जगह में हम दिखाया जाता है, तकाशी कहता है मदर आप मुझे कैसे मैजिक सिखाओगे, आपके पास तो मैजिक ही नहीं है। पर वो रिंग उसकी मदर को कुछ समय के लिए मैजिक इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए उसकी मदर जो होती है कहती है अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इस ट्रेनिंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर तकाशी पहले हैरान था कि आखिरकार ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर सबसे पहले पूछती कि आखिरकार तुम किसकी तरफ से फाइट करना चाहते हो। तकाशी इस बात को लेकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मदर उसकी ट्रेनिंग शुरू करा देती है। सबसे पहले तो वो उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाती है, आग पे ब्लाइंड फोल्ड करके उसके सर पे काफ़ी बार अटैक करती है और सिर्फ उसे उसका साउंड सुन के उसको डिफाइन करने का कहती है। इसमें वो कामयाब होने लगता है और अपनी मदर को एक अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर दूसरी तरफ उसकी मदर जिस रिंग की मदद से मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, वो रिंग उसकी मदर की लाइफ फोर्स को खा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है म्यू को और तकाशी को, जो कि शाम के समय मिलते हैं और अब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे म्यू उसकी ट्रेनिंग के बारे में उससे पूछते कि वो कैसी चल रही है, जिस पे कि तकाशी बताता है कि वो पहले से अच्छी चल रही है और वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन रहा है। उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेज है। वहीं म्यू उसे एक ऐसा पेंडेंट देती है जिसकी मदद से हम अपनी पिछली लोकेशन पे कभी भी पहुंच सकते हैं, और ये पेंडेंट शायद से घोष ट्रेल का ही है। इसके इस्तेमाल से वो कुरुमी को बचा भी सकता है, जिसके ऊपर तकाशी जो होता है उससे कहता है कि आखिरकार तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं दी, जिसके ऊपर म्यू कहती है कि तुम पहले इतने ताकतवर नहीं थे कि तुम उसे बचा के ले आ पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं दी, और वो माफ़ी मांगती है। अगर उसने उसे मेज नहीं बनाया होता तो शायद से आज तकाशी की लाइफ ऐसी नहीं होती है। तकाशी उसे ओवर थिंक करने से मना कर देता है क्योंकि ये उसकी लाइफ है और वो मेज बन के बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार वो म्यू के साथ अच्छे दिन बिता पाया है एक मेज बन के। उसकी बात सुन के वो खुश थी। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरुमी को। वो अपनी आंखें खोलती है। अब वो एक सपने में देखती है कि जहाँ पे तकाशी मर चुका था। उसकी आंखें एकदम से खुलती है और शीशे के अंदर जब वो खुद को जाके देखती है तब वो तकाशी के रूप में थी। वो तकाशी के रूप में देख के खुद को काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। पर वहाँ पे गैको आता है। गैको जो होता है उसे बताता है कि उसने अपना भेष बदल लिया था तकाशी को लास्ट किस करने के बाद में, और गैको उसके असली रूप में लेके आता है। ये कुरुमी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वहीं गैको को कहती है कि तुम सिर्फ अपने भाई से जलते हो कि उसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड और मैं हूँ, जो कि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी बात सुन के गैको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ के गेट को तोड़ देता है। गेट को टूटा पा के कुरुमी जो होती है वहाँ से भागने लग जाती है और गैको उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते अब वो ओईगामी के पास में आ जाती है। ओईगामी से वो मदद मांगती है। ओईगामी को लग रहा होता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई, आखिरकार मांझना क्या है, और वो उसे अब अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पे वो सेफ रहेगी। दूसरी तरफ कुरुमी को लग रहा होता है कि शायद ओईगामी उसकी मदद नहीं करेगा, पर ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि वो उसकी मदद कर रहा है। और वो अब उसे कहती है कि मुझे विजार्ड ब्रेस की स्कूल के अंदर जाना है, पर वहाँ पे जाने का कोई भी तरीका नहीं था उनके पास में। पर वो उसे इस कैसल के बाहर ले जाने का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, पर उसे उनके साथ में चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक लड़की भी आके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, जो कि घोष ट्रेल का ही एक हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि गैको उन्हें भी पसंद नहीं है। जब से गैको आया है उनकी पोजीशन अब नीचे डाउन हो चुकी है। अब वो लोग इस कैसल के अंदर घूमने लगते हैं, जहाँ पे ओईगामी बताता है कि कैसल काफ़ी सारी लेयर्स में बटा हुआ है, जो कि एक मेज की तरह है। हर कुछ समय में ये अपने लेवल्स बदलता है। तभी वहाँ पे गैको आ जाता है। गैको को देख के वो लोग छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो उसे अपना चेहरा बदलने के लिए कहती है कुरुमी को। कुरुमी को गैको देख चुका था, उसके पास में जाने लगता है। पर जैसे ही कुरुमी ने उस लड़की का भेष अपना बना लिया था, रियल वाली लड़की तो छिप जाती है और वहीं दूसरी तरफ कुरुमी जो होती है उसी भेष में रहती है। गैको से देख के वहाँ से आगे चला जाता है, पर ओईगामी पहचान चुका था कि ये कोई नहीं कुरुमी है, इसलिए वो उसे अब इस कैसल के बाहर ले जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर आते हैं वाशी उसके सामने था। वो अपने साथ ओईगामी को कहीं चलने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरुमी अब वहाँ से अकेले ही भागने की कोशिश करती है। उसका हाथ उसके लिप्स पे लग जाता है। उसकी वजह से अब वो अपने असली रूप में आ जाती है। अपने असली रूप में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कहीं कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो बड़ी ही जल्दी भागने लग जाती है और एक रूम के अंदर आती है। कमरे के अंदर आते ही वो कमरा बंद हो जाता है। कुरुमी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है।
एक इंसानी साया बाहर आता है, उसका हाथ पकड़ के एक शीशे से उसे दूसरी तरफ लेके जाता है। वहीं जैसे ही वो जब अपने आगे देखती है तब उसे काजुमे दिखता है। वो काजुमे को अभी तक अच्छे से नहीं जानती है और वहीं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए घोस्ट ट्रेल का लीडर बताता है। कुरुमी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार उसे घोस्ट ट्रेल का मालिक कैसे मिल गया। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि तकाशी को उसकी मदर एक पावरफुल स्पेल सिखा रही होती है और स्पेल को सिखाते हुए वो अपने बेटे को ध्यान लगाने के लिए कहती है। इसी प्रकार तकाशी उस पर जब ध्यान लगाता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर को वो चीज़ें याद आने लग जाती है जब वो छोटे बच्चे थे। वो उसकी मदर से कुछ बताना चाहती थी पर उसको वो चीज़ बताने से पहले उसकी मदर की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होने लग जाती है और जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली थी वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। तकाशी अपनी मदर को रेस्ट करने का कहता है और अब वो कुरुमी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब कुरुमी को बचाने के लिए वही पेंडेंट बाहर निकालता है पर तभी उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि म्यू और किडो होते हैं। वो भी इसके साथ चल के कुरुमी को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं की ही तो दोस्त है। वो अकेला नहीं जा सकता है। अब वो लोग कैसल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें सबसे आगे ओइगामी मिलता है और ओइगामी के साथ होटारो नाम की लड़की जो कि उनसे पहले भी फाइट कर चुकी है। ओइगामी जो होता है इस बार तकाशी से फाइट करना चाहता है अच्छे से। वहीं तकाशी जो होता है उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोगों के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे तकाशी जो होता है इस बार पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है। बस इस बार उसके पास उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड यानी कि एथेना नहीं होती है। तो दूसरी तरफ हुतारो अपने हाथी का इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है बाकियों से फाइट करने के लिए। ओइगामी अपनी पावर बढ़ा लेता है और अब वो तकाशी से फाइट करना शुरू कर देता है। तकाशी को शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं क्योंकि उसके पास एथेना स्वॉर्ड नहीं होती है। वो प्रोटेक्टिव शील्ड से खुद को बचाता है। वहीं ओइगामी को जो होता है पता चल चुका था कि इसके पास वो स्वॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से ये ताकतवर था क्योंकि इसने विजार्ड ब्रेस के स्कूल के अंदर देखा था कि ये कितना ताकतवर था स्वॉर्ड की मदद से। किडो जो होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार था होतारो से और वो होतारो को हरा देता है जैसे ही वो उसका इंजेक्शन टूट जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है म्यू जो होती है होतारो को हरा के और तकाशी की मदद करने के लिए आ चुकी होती है। तकाशी जो होता है उसे अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड आगे लगाने के लिए कहता है जब सही समय हो। वो अपनी स्वॉर्ड को ऑरा स्वॉर्ड में बदल लेता है। ये देख के अब दूसरी तरफ ओइगामी भी जो होता है अपनी स्वॉर्ड को ऑरा स्वॉर्ड में बदल के फाइट शुरू कर देते हैं। वो फाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉम्बैक्ट हो रही थी जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तकाशी की स्वॉर्ड तो टूटने की कगार पे आ चुकी थी पर म्यू की मदद की वजह से तकाशी जो होता है अपने सेकंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार वो ओइगामी को हराने में कामयाब हो पाता है। वो ओइगामी को बताता है कि अब वो फ्यूचर के अंदर 1-2 सेकंड और भी ज़्यादा देख सकता है। अब वो उसकी टक्कर का नहीं है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, उसे हार मान लेनी चाहिए। ओइगामी हार मान लेता है और उसे सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे वो कुरुमी से मिला था और कुरुमी की यहाँ से भागने में मदद भी की थी पर लास्ट एंड में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसकी ये बात सुन के तकाशी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब उन्हें बिल्कुल करेक्ट लोकेशन कुरुमी की नहीं पता होती है इस कैसल के अंदर, इसलिए अब वो इसके अंदर घूम भी नहीं सकते क्योंकि घोस्ट ट्रेल के लोग सारी जगह होंगे। अब वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काजुमे कुरुमी को सारी सच्चाई बता देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तकाशी अपने घर की तरफ आता है जहाँ पे कि गेट खोल के उसका भाई निकलता है जो कि खून के अंदर सना हुआ था। उसे देख के वो कहता है कि आखिरकार तुमने क्या किया है, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि कोई बुरा हो, बस मदर ने सबसे पहले अटैक किया था तो मुझे बस सेल्फ डिफेंस करना पड़ा, अभी उनकी जान नहीं गई है। उसकी ये बात तो सुन के तकाशी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है पर दूसरी तरफ गेको जो होता है ट्विलाइट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए दिखाता है कि वो कैसे एक डिमोनिक स्वॉर्ड में बदल चुकी है। उसकी इस तरह की हालत देख के तकाशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वहीं गेको जो होता है अब उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट को भी बाहर निकालता है, तकाशी को और भी ज़्यादा तड़पाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तकाशी जो होता है अपने नॉर्मल स्वॉर्ड को अपनी पावर की मदद से एक ऑरा स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। पर दूसरी तरफ वो एथेना को देख के जो कि चैन में बंधी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। एथेना को जो होता है गेको के हर एक ऑर्डर को मानना पड़ता है और अब वो इसी प्रकार तकाशी पे अटैक कर देती है क्योंकि गेको ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसे कहा था। उसे मारने वाली थी कि गेको उसे वापस अपने पास बुला लेता और कहता है कि ब्रदर आज हमारी आखिरी लड़ाई होने वाली है, आज हम देखने वाले हैं कि कौन जीतने वाला है। और वो उसे एक और सीक्रेट बताता है जहाँ पे कि कार एक्सीडेंट में उसकी गलती नहीं बल्कि मदर की गलती थी क्योंकि मदर ने एक प्रोफेसी के अंदर देखा था क्योंकि आने वाले समय के अंदर उनका जो यंगर सन है वो आने वाले समय में विजार्ड ब्रेस और घोस्ट ट्रेल के लिए सबके लिए खतरा बन सकता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनेगा आने वाले समय में। इसलिए वो विजार्ड ब्रेस के साथ उसको मारना चाहती थी पर उसमें नाकामयाब रही जब मेरा पाँव टूट गया और उसके बाद से उन्होंने इस तरह की कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं की मुझे मारने की। ये बात तो सुन के अब तकाशी काफ़ी ज़्यादा हैरान था।
दूसरी तरफ वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी छीनी गई हैं। और अब वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ तकाशी भी अब उससे फाइट करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो देख चुका था कि गैको के अंदर अब उसका भाई नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है जो कि उसके शरीर के ऊपर काबू पा चुका है। अब दूसरी तरफ गैको जो होता है उसे फाइट कर रहा होता है। तकाशी भी अब उससे फाइट करने लग जाता है। दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे गैको अपने विंग्स को बाहर निकालता है और हवा में जाके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तकाशी भी अपनी मदर से सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो कि उसकी स्वॉर्ड जो कि टूट रही होती है उसे अपने मैजिक से जोड़ लेता है। उन दोनों की लड़ाई के बीच में जिस सिटी के जितने भी घर होते हैं वो सारे तबाह हो रहे होते हैं, क्योंकि फुल ऑन स्ट्रेंथ के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे उनकी फाइट बढ़ती जा रही होती है वो बड़ी फाइट में बदलती जा रही होती है। तभी उसी दौरान एक बिजली कड़कती है और वहाँ पे घोस्ट ट्रेलर के लोग आ जाते हैं। घोस्ट ट्रेलर के लोगों का सामना करने के लिए वहाँ पे विजार्ड ब्रेस के भी लोग आ चुके थे। अब दोनों राइवलरीज जो होती हैं एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे म्यूज़ की मदद तो करना चाहती थी तकाशी की, पर उसका भाई उसे जाने से मना कर देता है। वाशो जो होता है सभी लोगों को विजार्ड ब्रेस के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें कुरुमी को दिखाया जाता है जो कि तकाशी को ढूंढ रही होती है। तो दूसरी तरफ तकाशी जो होता है अपने भाई से फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, जहाँ पे कि तकाशी का भाई जो होता है तकाशी को एथेना की मदद से काफी आराम से ओवर पावर करने में कामयाब हो पा रहा होता है। पर एक समय पे वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, शायद से मेरे शरीर पे किसी ने कंट्रोल कर लिया है और मैंने अपनी मदर पे अटैक करने की कोशिश की थी, तो मुझे मार दो, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। उसकी इस तरह की इमोशनल बातें सुन के अब तकाशी जो होता है अपनी पावर को हटा के अपने भाई को कहता है कि अभी भी हम वापस से अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। उसका भाई उसके पास जाने लगता है, पर दूर खड़ी कुरुमी जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अभी भी गैको ठीक नहीं हुआ है। और गैको उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वो अपने स्वॉर्ड से उसको ख़त्म करने वाला ही था कि तभी बीच में कुरुमी आ जाती है और कुरुमी अपनी जान दे देती है तकाशी को बचाने के लिए। गैको जो होता है कुरुमी को मार के काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लग जाता है कि ये सारी गलती वापस से तकाशी की है कि उसकी वजह से कुरुमी की जान गई है। अब वहीं दूसरी तरफ तकाशी जो होता है कुरुमी के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। म्यू जो होती है वो कुरुमी को बचाने के लिए जाती है और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। दूर खड़े सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं कि अब तकाशी जो होता है वो अपने आपे से बाहर खो चुका है। अब वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी लाइफ फोर्स को दांव पे लगा देता है। अब ये देख के तो गैको की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है कि अब क्या होने वाला है। अब तकाशी जो होता है अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर फुल एज अटैक करना शुरू कर चुका था। अब उनकी लड़ाई ज़मीन पे जाके शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि वापस से हारने के बाद में गैको जो होता है कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम ही पैदा नहीं होते तो शायद से ये सब नहीं होता। वो अपनी गलतियाँ जो होता है वो अपने बड़े भाई तकाशी पे डालने लग जाता है, पर तकाशी और उसके बीच में फुल एज फाइट की वजह से उनके पावर लीक होने लग जाती है और आसपास के शहर के जो घर होते हैं वो तबाह हो रहे होते हैं। दूर खड़ी मोमोको जो कि उनकी प्रिंसिपल है ये देख रही होती है। वो समझ चुकी थी ये फाइट आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेगी, इसलिए वो अपने ब्लैक वॉइड को उसके पास भेज देती है और ब्लैक वॉइड को वो उसके पास भेजते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ तकाशी, शायद से तुम इससे खुश हो जाओगे। ये कहने के बाद अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक वॉइड गिरा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था जिसे क्रैश्ड कहते हैं। तो दूसरी तरफ तकाशी की मदर योको को बचाने के लिए काजुमे आता है, काजुमे उसे बचा देता है। तो दूसरी तरफ वो फॉर्चून टेलर को कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिसके ऊपर वो कहती है कि जब से तुमने मेरी जान बचाई है तभी से मैं तुम्हारी मदद करने की कसम खा चुकी हूँ। अब वहीं दूसरी तरफ काजुमे जो होता है अपने पास से अब कुरुमी की फ़ोटो निकालता है और कहता है कुरुमी मैंने अब माँ की जान बचा ली है। ये बात तो सुन के हमारा सीन यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाता है कि आखिरकार काजुमे उसे अपनी मदद क्यों कह रहा है। अब काजुमे जो होता है कहता है कि मैं फ्यूचर बदलने वाला हूँ। तकाशी की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक बेंच पे पड़ा पाता है। वो आसपास जब घूमने लगता है तब वो खुद को विजार्ड ब्रिज की स्कूल में पाता है और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मदर को देखता है जो कि अपने यंगर सेल्फ में होती है। वो अपनी मदर के पास जाने लगता है, पर तभी ग्रीन हेयर टीचर आता है जो कि उसकी मदर से बात कर रहा था। वो भी स्टूडेंट होते हैं। ये चीज़ देख के वो हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा है। एक पोस्टर में सन 1999 था। ये चीज़ तो देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहीं मैं उस ब्लैक वॉइड की वजह से ही यहाँ पे तो नहीं आ गया हूँ। अब वो दूसरी तरफ देखता है वासियों को और प्रिंसिपल को जो कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। वहाँ पे कुरुमी भी आता है। कुरुमी वही लड़का है जिसने कि उसकी मदर की जान बचाई थी तकाशी की काजुमे के अटैक से। वहीं अब काजुमे भी आ जाता है। अब वो देखता है कि वहाँ पे गैको भी आ चुका था। गैको को तो देख के तकाशी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वो अपना सर झुका लेता है। पर जैसे ही गैको उसके पास से जाता है कहता है कि ब्रदर तकाशी
आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? आने वाले समय में हम दोनों की फाइट वापस होने वाली है।